इमेजिन करो एक ऐसा घर जहाँ से आप चाह कर भी कभी बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसी जगह जो देखने में तो बिल्कुल जन्नत जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा जहन्नुम है। और वहाँ पर आप एक ऐसे म्यूटेंट बच्चे के साथ फंस गए हो जो बात बात पर कान फाड़ने वाली आवाज में बहुत जोर से चिल्ली मारता है और तब तक चुप नहीं होता जब तक उसके मन का काम न कर दिया जाए। अब आखिरकार ये बच्चा है कौन और उस जहन्नुम से बाहर क्यों नहीं निकला जा सकता? ये सब जानने से पहले जरूरी है उस कपल के बारे में जानना जो सिर्फ एक अच्छा सा घर ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी खुशियों को ढूंढते ढूंढते मौत के बहुत बड़े कुएं में कदम रख देंगे। असल में इस सब की शुरुआत होती है एक प्राइमरी स्कूल से, जहाँ जैमा नाम की एक बहुत ही प्यारी सी टीचर बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन जैमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है और आने वाले समय में उसे ना चाहते हुए भी एक ऐसे बच्चे को पालना पड़ेगा जिससे उसे बच्चे शब्द को सुनकर ही नफरत होने लग जाएगी। खैर, आज स्कूल खत्म होने के बाद जब जैमा बाहर आती है तो बाहर एक बच्ची उसे जमीन पर किसी चीज को घूरती हुई नजर आती है। जैमा को पास जाने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया का बच्चा पड़ा था और वो बच्ची रोते हुए मासूमियत से जैमा से पूछने लग गई थी कि इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा किसने करा होगा। तब जैमा उसको कुकू बर्ड की कहानी समझाती है कि वो चिड़िया अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में छोड़ देती है और उसका बच्चा अंडे से बाहर आकर सबसे पहले घोंसले में मौजूद बाकी सारे बच्चों को नीचे धकेल देता है ताकि बाद में सारी की सारी परवरिश उसे ही मिले। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। अब क्या ये सिर्फ एक चिड़िया की कहानी थी या फिर जैमा की अपनी जिंदगी में भी जल्दी ही कुछ ऐसा अजीब होने वाला है? खैर, उस बच्चे के जाने के बाद जैमा को पेड़ से एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन जैमा उससे बिल्कुल भी नहीं डरती बल्कि मुस्कुराकर पेड़ पर एक लात मारती है। असल में वो जानती थी कि ये हरकत उसके बॉयफ्रेंड टॉम की है जो एक हैंडीमैन का काम करता था और उसकी गाड़ी में हमेशा बहुत सारे टूल्स और साथ ही सीढ़ी मौजूद रहती थी। अभी वो जैमा के स्कूल के बाहर इसीलिए आया था क्योंकि आज वो दोनों अपने सपनों का पहला आशियां यानी कि अपना खुद का घर देखने के लिए डीलर के पास जाने वाले थे, जिससे पहले टॉम उस चिड़िया के मरे हुए बच्चे को जमीन में दफना देता है और बाद में वो दोनों अपने हुलिये को थोड़ा सा सही करने के बाद वहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंसी के अंदर पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी पर अजीब तरह की शांति से भरी हुई थी और वहाँ पर मौजूद सारे घरों के मॉडल्स बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ये थोड़ी सी तो अजीब बात थी, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था वहाँ पर मौजूद अकेला एजेंट मार्टिन, जिसके बात करने का तरीका और उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा अजीब थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। फिलहाल के लिए टॉम और जैमा इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर मार्टिन से बात करना शुरू कर देते हैं और मार्टिन उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जो जगह बहुत ही ज्यादा शांत, सस्ती और उनके रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये सुनने के बाद जैमा पूछती है कि ये जगह कहाँ पर है, जिस पर मार्टिन अजीब तरह से कहता है कि बहुत ही पास में। उसकी बातें बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके उन दोनों को उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में आगे आगे जाने लग गया था और जैमा और टॉम अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पर अभी उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मार्टिन उन्हें एक ऐसे दलदल में फंसाने वाला है जहाँ पर से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर इसके कुछ ही देर बाद में वो सब बियॉन्डर नाम की एक सोसाइटी में पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर तो टॉम और जैमा के होश उड़ गए थे। असल में वहां के सारे घर बिल्कुल एजेंसी में दिखाए गए मॉडल जैसे बहुत सुंदर और बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि ना तो वहां पर कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। अभी फिलहाल मार्टिन उनकी गाड़ी को हाउस नंबर 9 के सामने रुकवा कर उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है, जो घर अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर और पूरी तरह से फर्निश्ड था और साथ साथ किचन में गेस्ट के लिए शैंपेन और साथ ही स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी। वो दोनों चीजें मार्टिन टॉम और साथ ही जैमा को देने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम और जैमा मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी देर में ड्राइव करके घर पर भी वापस जाना था। इस बात को सुनकर मार्टिन का चेहरा अचानक उतर जाता है, पर वो खुद को काबू करते हुए उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है, जहां एक बच्चे का कमरा पहले से ब्लू कलर में पेंट हो रखा था, लेकिन अभी तो जैमा और टॉम का कोई बच्चा होता ही नहीं है। जो बात सुनने के बाद मार्टिन एक बार वापस से अजीब तरह से बात करने लग गया था। अब क्या मार्टिन सच में कोई आम इंसान है या फिर कोई ऐसी बला जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है? इसके बाद मार्टिन उन्हें मास्टर बेडरूम दिखाता है, जहां बेड पर पहले से 2 कपड़े फोल्ड रखे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि जैमा और टॉम उनके बारे में कोई सवाल कर पाते, मार्टिन उन दोनों को नीचे ले जाकर गार्डन का दरवाजा खोलता है और उन दोनों को गार्डन देखकर आने के लिए कहता है। तब जैमा और टॉम बाहर का नजारा देखने के बाद पास वाले घर में भी झांकते हैं, लेकिन वो घर भी पूरी तरह से खाली था और सबसे अजीब बात ये थी कि अगर सारे घर पूरी तरह से खाली हैं, तो मार्टिन उन्हें हाउस नंबर 1 की जगह हाउस नंबर 9 में ही क्यों लेकर आया। इस बारे में पूछने के लिए जैमा जैसे ही पीछे मुड़कर मार्टिन को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में मार्टिन वहाँ पर से गायब हो चुका था। इसी वजह से जैमा और टॉम दोनों ही भागकर घर के कोने कोने में मार्टिन को ढूंढते हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इस बात से घबराकर जैमा और टॉम जल्दी से अपनी गाड़ी के पास सड़क पर आ गए थे, जहाँ पर उन्हें मार्टिन की गाड़ी भी दिखाई नहीं देती, जिसका मतलब कि वो इन दोनों को इस सुनसान सोसाइटी में अकेला छोड़कर यहाँ पर से चला गया था। तब टॉम बिना वक्त गवाए वहाँ पर से निकलने की बात कहता है, जिस दौरान जैमा जल्दी से स्टीयरिंग संभालती है और टॉम बगल वाली सीट पर बैठकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार मार्टिन ने ऐसा क्यों करा। मगर उन दोनों के साथ आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना उन दोनों ने ख्वाबों में भी नहीं करी थी।
दरअसल वो लोग जिस भी गली से उस सोसाइटी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वो गलियां उन्हें घुमा फिरा कर हाउस नंबर 9 के सामने लेकर आ रही थी, जिससे जेमा और टॉम का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। और तब टॉम खुद ही ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान जेमा मैप को चेक करने के लिए फोन निकालती है और तब उसे पता चलता है कि इस भूतिया जगह पर उन दोनों में से किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। इवन अभी टॉम भी जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो रास्ता बार बार उन्हें उसी मनूज घर के सामने लाकर खड़ा कर देता था, जिसकी वजह से पूरा दिन वो दोनों रास्ता ढूंढने और आपस में बहस करने में निकाल देते हैं। और उनके दिमाग में लगातार एक ही सवाल गूंजने लगता है कि क्या वो कभी इस चक्रव्यूह से आजाद हो पाएंगे। खैर अभी देखते ही देखते रात हो जाती है और तभी उन दोनों को एक और झटका लगता है। उनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी ठीक उसी हाउस नंबर 9 के सामने आकर दम तोड़ देती है। और अभी उनके पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वो दोनों मजबूरन रात में उसी घर में रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ के किचन में जाकर दोनों सबसे पहले मार्टिन की छोड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज और साथ ही शैंपेन को पीने लग जाते हैं। पर यहाँ पर भी एक बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि उन स्ट्रॉबेरीज में कोई भी टेस्ट नहीं था और साथ ही वो शैंपेन भी पूरी तरह से फीकी लग रही थी। इसी बारे में बातें करते करते दोनों मास्टर बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ जेमा बिस्तर पर लेटकर कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफनाक सन्नाटा नहीं सुना। ये जगह सच में हद से ज्यादा शांत थी, पर आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा था, इस बारे में जेमा और टॉम में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इसकी अगली सुबह टॉम अपनी गाड़ी से सीढ़ी निकालकर घर की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर पहुंचते ही उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि उसकी नजर जहाँ जहाँ तक भी जा रही थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जैसे घरों का अनंत समंदर दिखाई दे रहा था। इसी वजह से छत से नीचे उतरकर टॉम एक नया तरीका अपनाता है कि वो बाहर जाने के लिए सूरज का पीछा करेंगे। इसी वजह से टॉम और जेमा दोनों सभी घरों की दीवारें बांधते हुए गार्डन्स को पार करते हैं और बेशक से वो दोनों कितना ही ज्यादा क्यों न थक चुके हों, वो बिना रुके बस चलते जाते हैं। फिर पूरा दिन चलने के बाद जब रात होती है तो उन्हें दूर एक घर की लाइट्स ऑन दिखाई देती हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों तेजी से बहुत ज्यादा उम्मीद से उस घर के अंदर आ गए थे, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर टेबल पर वही कल रात वाली स्ट्रॉबेरीज और झूठे गिलास रखे थे, जिसका मतलब कि वापस से वो लोग उसी घर में आ गए हैं। इससे उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो भाग कर बाहर आते हैं, जहाँ दरवाजे पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ देखकर उन दोनों के पसीने छूटने लग गए थे। तभी उन्हें सड़क के ठीक बीच में एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है, जिसे खोलने पर जेमा को उसमें बहुत सारा बेस्वाद खाना और कुछ हाइजीन प्रोडक्ट मिलते हैं। इससे जेमा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बीच सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर टॉम के अलावा उसकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब वैसे आप लोग इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप लोगों को कोई ऐसी सोसाइटी में छोड़ दे तो आप लोग क्या करेंगे। खैर टॉम को भी इस बात पर गुस्सा आने लग गया था, इसी वजह से वो उस बॉक्स को अंदर ले जाकर गुस्से में उसके एक हिस्से को अपने लाइटर से जलाता है और उस जले हुए हिस्से की मदद से घर के पर्दों को आग लगा देता है। इससे देखते ही देखते पूरे घर में भयंकर आग लग जाती है, जिसके बाद टॉम बाहर जाकर जेमा को बताता है कि ये असल में उसके सिग्नल भेजने का एक तरीका है, ताकि इस जलते हुए घर के धुएं को देखकर कोई उनकी जान बचाने के लिए आ जाए। जेमा को भी ये चीज सही लग रही थी, इसीलिए फिलहाल दोनों ही सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उस घर को जलते हुए देखते रहते हैं, जिस दौरान बैठे बैठे उन लोगों की वहीं पर आग लग गई थी। फिर इसकी अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों पूरी तरह से राख से ढके हुए थे और उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तब इस सड़क के बीच में उन दोनों को एक नया बॉक्स मिलता है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था और बॉक्स के ऊपर एक खौफनाक मैसेज लिखा था कि इस बच्चे को पालो और आजाद हो जाओ। ये देखकर जेमा उस बच्चे को गोद में उठाती है और तभी अचानक धुएं और राख के बीच में जेमा और टॉम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। असल में वो घर जिसे पिछली रात टॉम ने अपने हाथों से आग लगाई थी, अभी वो बिल्कुल पहले जैसा और एकदम सही सलामत खड़ा था, जैसे कि वहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। इसका मतलब कि यहाँ पर से निकलने का एकमात्र सहारा बस इस बच्चे को पालना था। लेकिन क्या ये बच्चा सच में उनकी आजादी की चाबी है या फिर यही आगे चलकर उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। टॉम और जेमा की इसी सोच में पूरे 98 डेज गुजर जाते हैं, जिस दौरान हाउस नंबर 9 की छत पर अब बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा हुआ था और टॉम जेमा के साथ मजबूरन उसी घर में रहकर बच्चे को पाल रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो 3 महीने का बच्चा एक 10 साल का लड़का बन चुका था, जो सुबह होते ही टॉम और जेमा के जागने का इंतजार कर रहा होता है और वो दोनों आँख खोलते ही सबसे पहले उस बच्चे को मिडिल फिंगर दिखाते हैं और फिर बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो अचानक टॉम और जेमा के आपस के झगड़ों की मिमिक्री करने लग गया था, जो बिल्कुल उन दोनों की असली आवाज की तरह लग रही थी। इस बात के गुस्से में टॉम उस बच्चे को लिटिल क्रीपी म्यूटेंट कहता है, लेकिन उस बच्चे को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सब नीचे जाते हैं, जहाँ जेमा दीवार पर उस लड़के की हाइट मार्क करती है और उस दीवार पर पहले से ही ऐसे ढेरों मार्क बने हुए थे जो दिखा रहे थे कि वो बच्चा कितनी तेजी से बड़ा हो रहा था।
इस पर टॉम ये तक कहता है कि वो किसी कुत्ते के बच्चे की तरह बड़ा हो रहा है, लेकिन उस बच्चे को तो कुत्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और वो जेमा से पूछता है कि कुत्ता क्या होता है। इस पर जेमा उससे चिढ़कर कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके अगले ही पल वो लड़का पागलों की तरह पूरे लिविंग रूम में भागने लग जाता है और फिर अचानक से जेमा को मम्मी कहता है। इस पर जेमा गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जो बात सुनने के बाद लड़का जानना चाहता था कि उसकी माँ कौन है, लेकिन जेमा के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी अचानक वो लड़का ऐसी कान फाड़ने वाली चिल्ली मारना शुरू कर देता है जिसे सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस समय पर जेमा और टॉम अच्छे से जानते थे कि इस बच्चे की इस भयंकर चीख का क्या मतलब है, इसलिए वो दोनों बिना एक पल भी गवाए किचन की तरफ भागते हैं और उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने में लग जाते हैं। इवन वो लड़का भी सिर्फ तभी चुप होता है जब उसके सामने सीरियल का बाउल रख दिया जाता है, जिसकी इस हरकत को घूरते हुए बाद में जेमा और टॉम भी खाना खाने लग गए थे। इसके बाद जब साफ सफाई की बारी आती है तो टॉम सारा बचा हुआ खाना और खाली पैकेट को एक बॉक्स में डालकर बॉक्स को बाहर सड़क पर छोड़ देता है, जिसके बाद वो बाहर ही खड़ा होकर उस बॉक्स को लगातार घूरने लग गया था, जिस दौरान खुद जेमा भी उसके साथ थी और टॉम ने अपने हाथ में एक पिकैक्स को ले रखा था। असल में टॉम को लग रहा था कि कोई ना कोई उस बॉक्स को लेने के लिए जरूर आएगा, जिसके आते ही वो वहाँ से निकलने के बारे में उससे पूछेंगे, लेकिन जेमा को ये आइडिया बेकार भी लग रहा था क्योंकि आज तक जो भी उन्हें खाना देकर जाता था वो उनके सामने कभी भी नहीं आया होता। इसी वजह से जेमा परेशान होकर अंदर कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और वहीं गार्डन में टॉम एक सिगरेट पीने के बाद उसे गुस्से में उस बच्चे की तरफ फेंक देता है, जिस दौरान सिगरेट के टुकड़े के जमीन पर गिरते ही वहाँ की घास अचानक से गोल दायरे में जलकर राख हो गई थी, जिसे देखकर टॉम को एहसास होता है कि इस घास के नीचे कुछ अजीब और अलग मटेरियल है। इसी चीज की वजह से उसके दिमाग में एक पागलपन वाला आइडिया आता है और वो अपनी गाड़ी से सारे टूल्स को निकाल कर जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि शायद वो इस तरह से वहाँ पर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा, जिस बारे में जेमा को पता चलने पर वो शुरुआत में टॉम की मदद करती हैं, लेकिन जल्दी ही उसे लगने लगता है कि ये सब बिल्कुल फिजूल है। मगर टॉम ने तो अभी बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी और वो लगातार उस गड्ढे को खोदता ही जा रहा था। फिर इसके बाद रात में टॉम सीधा शावर लेने के लिए जाता है और जेमा के साथ वापस आकर उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। मगर जब वो दोनों अपने इस जरूरी काम में बिजी थे तब उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो म्यूटेंट लड़का अंधेरे में खड़ा होकर उन दोनों को चुपचाप देख रहा है। अब इसकी अगली सुबह उन दोनों का वही पुराना और उबाऊ रूटीन पर फिर से शुरू होता है, लेकिन जैसा कि टॉम को अब एक नई धुन सवार हो गई थी, इसलिए इस बार अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते ही टॉम सीधा गार्डन में उस गड्ढे को खोदने के लिए वापस पहुंच जाता है, जिस दौरान जेमा एक बार वापस से उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है, लेकिन टॉम तो अब उस काम को अकेले ही खत्म करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीपी लड़का खुद को बहलाने के लिए फिर से पूरे घर में पागलों की तरफ भागने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो टीवी को ऑन करके बैठ गया था और टीवी पर कोई नॉर्मल कार्टून नहीं बल्कि बहुत ही अजीब और दिमाग को घुमाने वाले फ्रैक्टल लाइक पैटर्न चल रहे थे और वो लड़का तो उन्हें लगातार ऐसे घूरे जा रहा था जैसे वो उन्हें देख देख कर ही यूपीएससी के पेपर को भी क्रैक कर लेगा। खैर अभी देखते ही देखते एक बार फिर से रात हो जाती है, जिस दौरान टॉम देखता है कि जेमा उस घर के अंदर नहीं बल्कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। ये देखकर टॉम भी खुद उसके पास चला जाता है, जिस दौरान उन्हें गाड़ी में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उस मनूस घर के मुकाबले वो अपनी गाड़ी में अपने पुराने दिनों को ज्यादा अच्छे से याद कर पा रहे थे। अभी वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए टॉम का हाथ गलती से रेडियो पर लग जाता है, जिससे वो रेडियो ऑन हो चुका था और इसका मतलब था कि गाड़ी की बैटरी अभी भी चल रही थी। इस बारे में पता चलते ही टॉम जल्दी से गाड़ी की फ्रंट लाइट को ऑन करता है और रेडियो पर गाना चलाकर जेमा को अच्छा फील करवाने के लिए गाड़ी के बाहर जाकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। इससे इस बार जेमा को भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन तब गाने की आवाज को सुनकर वो लड़का भी घर के बाहर पहुंच जाता है और गाने की धुन के साथ एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देता है। इस वक्त नाचते नाचते हुए इतना ज्यादा खो गया था कि अचानक वो टॉम को जोर से धक्का देकर टॉम को जमीन पर गिरा देता है, जिससे गुस्से में आकर टॉम ने उस लड़के को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार दिया था और फिर टॉम सीधा घर के अंदर चला गया था। तब जेमा डरकर उस लड़के के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है, पर वो लड़का तो बिना किसी दर्द के आराम से खड़ा होकर बिना किसी म्यूजिक के एक बार फिर से अजीब तरह का डांस करना शुरू कर देता है। अब वैसे अगर कभी आपका सामना ऐसे किसी बच्चे से हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर इसके कुछ देर बाद जेमा उस लड़के को बेड पर सुलाने के लिए जाती है और उसे समझाती है कि वो कभी कभी उन्हें और टॉम को थोड़ी सी प्राइवेसी दे दिया करे, लेकिन जाहिर सी बात थी कि उस म्यूटेंट लड़के के दिमाग में ये बात कहाँ पर ही घुसने वाली थी। फिलहाल के लिए वो जेमा को एक बार वापस से गुड नाइट मम्मी कहता है, जिस पर जेमा उसे दोबारा याद दिलाती है कि वो उसकी माँ नहीं है और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। अब दरवाजा बंद होते ही वो लड़का एक बार फिर से वही कान फाड़ने वाली चिल्ली मारना शुरू कर देता है, जिससे गुस्से में जेमा अंदर आकर उसके कंधों को पकड़ते हुए चिल्लाती है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। इस बात पर वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता और जब जेमा उसे बार बार चुप होने के लिए कहने लगती है तो वो लड़का अपनी आवाज बदलकर बिल्कुल टॉम की तरह बातें करने लगता है। इससे जेमा का दिमाग फटने लगता है और वो उस लड़के को डिस्गस्टिंग कहकर वहाँ पर से अपने कमरे में चली जाती है।
उधर जाकर जेमा टॉम का मूड सही करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टॉम पूरा दिन काम करके इतना ज्यादा थक चुका था कि अभी उसे नींद के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। अब इसी तरह दिन पर दिन गुजरने लगते हैं और उन तीनों का वही एक जैसा रूटीन बार बार चलता रहता है। अब तक टॉम का गड्ढा भी काफी ज्यादा बड़ा और गहरा हो चुका था, जिस दौरान एक सुबह खोदते वक्त उसे मिट्टी के नीचे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज से उसे और ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो पूरी जान लगाकर वापस से उस गड्ढे को खोदने में जुट जाता है। इसके बाद एक दिन टॉम जब घर पर बैठा हुआ था तभी अचानक वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है कि वही अजीब सी सरसराहट की आवाज उसे टीवी के शो से भी आ रही थी और उस शो को वो लड़का रात के अंधेरे में बैठकर लगातार देखे जा रहा था। तब टॉम और जेमा डरकर टीवी को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट लड़का रिमोट को उनके हाथ से छीनकर टीवी को दोबारा ऑन कर देता है, जिसकी वजह से टॉम और जेमा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो फिलहाल हार मानकर उस बच्चे को उसी हाल में छोड़कर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों बिस्तर पर लेटकर उस टीवी की अजीब आवाज को सुन रहे थे, जिस दौरान यही चीजें जब रोज होना शुरू हो जाती हैं, तो इस बदतर रूटीन में दिन पर दिन गुजारने के बाद एक सुबह टॉम की बर्दाश्त का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। वो अचानक उस म्यूटेंट लड़के के सीरियल बॉल को उठाकर पूरे गुस्से में उसे दीवार पर देकर मारता है और इससे पहले कि वो बच्चा अपनी वही पुरानी चीख में चिल्ली मारना शुरू करता, टॉम उसे झटके से उठाकर खींचता हुआ गाड़ी तक ले जाता है और उस लड़के को गाड़ी के अंदर लॉक कर देता है। टॉम का इरादा इस बार उस क्रीपी बच्चे को भूखा मारने का था, लेकिन जेमा को तो उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। इसी वजह से वो टॉम से उसकी गाड़ी की चाबी मांगती है, लेकिन टॉम गुस्से में उसे भी पीछे धकेल देता है, जिससे जेमा जमीन पर गिर गई थी। लेकिन अभी टॉम उसको उठाने की बजाय उसको याद दिलवाता है कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं और हमें इसकी परवरिश करना बंद करना पड़ेगा और हो सकता है कि जब ये मरने की हालत में हो तो कोई इसको बचाने के लिए आए और उसके साथ साथ हम भी यहाँ पर से निकल पाए। इस पर जेमा थोड़ा सा सोचने के बाद डरते हुए पूछती है कि अगर कोई नहीं आया तो, लेकिन टॉम तो अभी इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो साफ कहता है कि अगर ये मर भी जाएगा तो भी शायद हम आजाद हो जाएंगे। मगर जेमा को एक बच्चे को इस तरह से तड़प तड़प कर मरते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अचानक टॉम के हाथ से गाड़ी की चाबी को छीनकर गाड़ी के दरवाजे को खोल देती है और बच्चे को आजाद करके यकीन दिलाती है कि वो टॉम को उसे दोबारा हाथ नहीं लगाने देगी। इस सब का टॉम के ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि अब उसने घर के अंदर आना ही बंद कर दिया था और वो घर पर खाना खाने के बाद उस गड्ढे में काम करते करते वहीं पर सो जाता था, जिसकी वजह से जेमा उस बच्चे के पास सोने लग गई थी। इवन गाड़ी वाले इंसिडेंट के बाद जेमा और उस लड़के ने खुद भी टॉम को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था और टॉम को अपना खाना भी अकेले खाना पड़ता था। इन दिनों में जेमा उस लड़के के साथ वक्त बिताती थी, खेलती थी और साथ ही बाहर पिकनिक बनाने के लिए भी जाती थी, लेकिन बाहर से खुद को खुश दिखाने के बावजूद जेमा इतनी ज्यादा अकेली हो चुकी थी कि हर रात अपने बिस्तर पर जाकर वो अकेले टॉम को याद करते हुए खून के आंसू रोती थी। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहता है और फिर अचानक से एक ऐसी सुबह आती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। अपना सारा काम निपटाने के बाद जेमा उस लड़के को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बच्चा अपने कमरे में था ही नहीं। पूरे घर का कोना कोना छानने के बाद भी जब जेमा उस लड़के को नहीं ढूंढ पाती तो वो तुरंत ही टॉम के पास जाकर उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन टॉम ने खुद भी उस लड़के को नहीं देखा था और टॉम को तो उसके गायब होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से जेमा फिलहाल के लिए अकेले ही उस अजीब शहर की सड़कों पर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ घंटों भटकने के बाद जब वो फिर से वापस आती है तो उससे पता चलता है कि वो लड़का वापस आ चुका है। फिलहाल के लिए वो टॉम के गड्ढे के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब सी किताब थी। तब जेमा बिना वक्त गवाए उसके हाथ से वो किताब ले लेती है और फिर जब रात होती है तो वो बंद कमरे में उस अजीब से किताब के पन्नों को पलटकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगती है। उस किताब के पन्नों पर ना तो कोई आम भाषा लिखी थी और ना ही कोई जाने पहचाने चित्र थे, बल्कि किताब में तो काफी सारे अजीबोगरीब सिंबल्स और वही टीवी वाले फ्रैक्टल पैटर्न बने हुए थे, जिन्हें पढ़कर वो म्यूटेंट बच्चा यूपीएससी का पेपर देने वाला था। इसके अलावा सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसमें मौजूद कुछ पेंटिंग बहुत ज्यादा अजीब थी, जिनमें एक तरफ एक इंसानी परिवार था और दूसरी तरफ एक अजीब सा ह्यूमनॉइड जीव जिनके गले में मेंढक की तरह फूलने वाली थैलियां थी। जेमा इस बारे में टॉम से बात करना चाहती थी, लेकिन उस रात भी टॉम गड्ढे में ही सो जाता है और तब जेमा चुपचाप नीचे आती है जहाँ वो लड़का टीवी देख रहा था। उसे देखकर जेमा उससे पूछती है कि वो सुबह कहाँ पर गया था, जिस पर बच्चा कहता है कि एक रहस्य को सुलझाने, और उस दौरान वो एक नए इंसान से भी मिला था, लेकिन जेमा के बार बार पूछने पर भी वो उस इंसान के बारे में जेमा को कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर जेमा एक चालाकी करती है और टीवी को बंद करके बच्चे के साथ एक्टिंग का गेम खेलना शुरू कर देती है। इस पर वो बच्चा भी मान गया था, जिसके बाद जेमा पहले उसे अपनी और बाद में टॉम और एक कुत्ते की एक्टिंग करने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़का भी सबकी आवाज को बिल्कुल परफेक्टली कॉपी करके दिखा रहा था। जिसके तुरंत बाद ही जेमा उसे अप्रिशिएट करके कहती है कि अब तुम उस इंसान की एक्टिंग करके दिखाओ जिससे तुम आज मिले थे। इस पर वो लड़का भी मान जाता है, लेकिन तब जो होता है उसे देखकर तो डर के मारे जेमा का खून ही जम गया था।
वो लड़का अचानक अपनी आवाज बदलकर टीवी वाली वही भयानक सरसराहट की आवाज निकालने लगता है और देखते ही देखते उसके गली की थैलियां भी एक गुब्बारे की तरह फूलने लग जाती हैं। इससे जेमा डर के मारे रोते हुए बोलती है कि मुझे बस अपने घर जाना है, लेकिन वो लड़का तो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि आप कितनी पागल हो, क्योंकि आप तो अपने घर पर ही हो। इसके बाद ना जाने कितने और दिन बीत जाते हैं और हाउस नंबर 9 की छत पर जो हेल्प लिखा था अब तक वो एक गाली बन चुका था, मगर टॉम और जेमा का रूटीन वही था। अब तक जेमा और टॉम में एक बार वापस से सुलह हो गई होती है और अब तक वो लड़का भी बिल्कुल एक अडल्ट मैन की तरह बन चुका था, जिसकी हरकतें बिल्कुल उसी रियल एस्टेट एजेंट मार्टिन के जैसी थी। अब उस दिन जेमा उसके लिए खाना तैयार करके उसे टेबल पर अकेला छोड़ देती है और टॉम और अपना खाना लेकर प्राइवेट बातें करने के लिए बेडरूम में चली जाती है। इवन वहाँ पर उन लोगों ने अलग से बैरिकेडिंग भी कर रखी थी ताकि वो म्यूटेंट अंदर न आ सके। और अब जेमा के दिमाग में लगातार यही बात आती रहती थी कि शायद उन्हें उस म्यूटेंट बच्चे को तभी गाड़ी में मार देना चाहिए था जब वो छोटा था। तब टॉम उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुमने ऐसा नहीं करा क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। जिसके थोड़ी देर बाद जेमा टॉम को नहलाने के लिए ले जाती है, क्योंकि इतने दिनों तक लगातार खुदाई करते करते टॉम के शरीर पर नीले निशान पड़ चुके थे और साथ ही वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो चुका था। अब इसके थोड़ी देर बाद वो बड़ा हो चुका लड़का अपनी वही अजीब सी किताब को लेकर घर से निकलता है और ये काम अब वो रोज करने लगा था। उस दिन जेमा चुपके से उसका पीछा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लड़का उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और ये शहर भी जेमा को ज्यादा दूर नहीं जाने देता और वो घूम फिर कर हाउस नंबर 9 के सामने आकर दोबारा खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम बीमार होने के बावजूद भी उस गड्ढे को लगातार खोदे जा रहा था कि तभी अचानक उसे नीचे कोई चीज महसूस होती है और जब वो मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम का प्लास्टिक बैग था जिसके अंदर एक इंसानी लाश थी। तो डर के मारे टॉम हाफते हुए गड्ढे से बाहर निकलकर ऊपर पहुँचता है, जिस दौरान वो जेमा को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक टॉम की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। तो जेमा उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचती है और उसकी ये हालत देखकर उसे सहारा देते हुए अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर तक पहुँचते ही उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से पूरी तरह से लॉक था। इस दौरान टॉम सांस लेने तक के लिए तड़प रहा था, जो देखकर जेमा पागलों की तरह उस दरवाजे को पीटती है, लेकिन दरवाजे के पीछे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब जेमा टॉम को जमीन पर लिटाकर खुद खिड़की से अंदर झांकती है, जहाँ वो बड़ा हो चुका म्यूटेंट लड़का आराम से बैठकर टीवी देख रहा था, जिसे देखकर जेमा रोते हुए उससे दरवाजा खोलने की भीख भी मांगती है, लेकिन वो लड़का तो उसे पूरी तरह से इग्नोर ही कर देता है। अब जेमा और टॉम के पास गाड़ी में सोने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके कुछ समय बाद ही जेमा को एहसास होता है कि टॉम का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ रहा है और उसकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से वो भागकर कार से बाहर आती है और दरवाजे पर पूरी ताकत से मुक्के मारने लगती है। उस समय पर जब वो लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो जेमा उससे एक बार वापस से टॉम की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन उस लड़के पर जेमा की बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उसका यही कहना था कि शायद अब टॉम के आजाद होने का वक्त आ चुका है। इतना बोलकर वो अपनी किताब लेकर वहाँ पर से हमेशा की तरह निकल जाता है, जिस दौरान पूरी तरह से टूट चुकी जेमा सड़क के किनारे टॉम के पास बैठ जाती है और उसकी आखिरी सिगरेट जलाने में उसकी मदद करती है। तो वो दोनों सूरज को देखते हुए उस दिन को याद कर रहे थे जब वो पहली बार मिले थे, जिस कहानी को याद करने के थोड़ी देर बाद ही टॉम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। तब जेमा रोते रोते उसकी लाश से लिपटने लग जाती है और उसी शाम वो लड़का हाथ में एक बॉक्स लेकर वापस आता है, जिस दौरान भी जेमा टॉम की लाश पर सर रखकर रो रही थी। उस लड़के की आवाज को सुनकर जब जेमा उठती है तो लड़का उससे उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, लेकिन बॉक्स को खोलते ही जेमा का कलेजा कांप उठा था। उस बॉक्स के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूम बैग था जिसमें लाश रखी जाती थी। उसे देखकर तो जेमा डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन वो म्यूटेंट लड़का बिना किसी रहम के टॉम की लाश को उसमें पैक करता है और खींचते हुए ले जाकर सीधा उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसको टॉम खुद खोद रहा था। इस दौरान जेमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची होती कि वो उस लड़के को रोक सके, इसीलिए वो बस रोते हुए सब कुछ देखती रह जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से जेमा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अगले दिन वो टॉम की पिकैक्स को लेकर गाड़ी में छुप जाती है और उस म्यूटेंट लड़के के घर के बाहर आते ही उसके ऊपर बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देती है। इस बात से वो लड़का गुस्से में एक अजीब तरह के सांप की आवाज निकालता है और अचानक अपने पैरों के साथ साथ अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी जानवर की तरह भागने लग जाता है। तब वो भागते हुए सड़क के नीचे बने हुए एक अंडरग्राउंड पूल बुलैया में घुस गया था, जिस दौरान जेमा खुद भी गुस्से में उसके अंदर कूद जाती है, लेकिन उसके अंदर गिरते ही वो अजीब तरह के एक लाल रंग के घर में घुस गई थी। वहाँ पर भी बिल्कुल उनके ही जैसा एक परिवार इस चक्रव्यूह में फंसा था और उनके पास भी मौजूद अजीब सा छोटा लड़का टीवी देख रहा था। अब इससे पहले कि जेमा कुछ समझ पाती, वहाँ की जमीन उसे अचानक निगल लेती है और फिर वह नीचे एक हरे रंग के कमरे में गिरती है, जहाँ के कमरे में एक कपल आपस में फिजिकल हो रहे थे और उनका म्यूटेंट बच्चा उन्हें देखकर तालियां बजा रहा था। फिर इसके अगले ही पल पास की दीवार जेमा को अपने अंदर खींचती है, जिससे जेमा इस बार एक बैंगनी रंग के बाथरूम में जाकर गिरी थी और
और वहाँ पर एक आदमी ने इन सब चीजों से तंग आकर अपने बाथटब में खुदकुशी कर ली थी। इन सारे खौफनाक मंजर को देखने के बाद जेमा डर के मारे जैसे ही पीछे हटती है तो वो अचानक सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधा अपने हाउस नंबर 9 में पहुंच जाती है, जहां से अब वो डर कर बाहर जाने लग गई थी। लेकिन अब तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कुछ कदम ही चलकर जमीन पर ढेर हो जाती है। तो उसकी इस हालत को देखने के बाद वो म्यूटेंट लड़का सबसे पहले तो घर के हालातों को बिल्कुल पहले जैसा करता है, जिस दौरान उसने अपनी हाइट के सारे मार्क्स पर पेंट फेर दिया था और साथ ही घर की एक एक चीज को साफ करके उसे बिल्कुल नया बना दिया था, ताकि अब यहाँ पर नए शिकार को बुलाया जा सके। ये सारी चीजें करने के बाद वो बाहर आकर जेमा को भी एक भयानक वैक्यूम बैग के अंदर डालकर उसे बंद कर देता है और जेमा वाले वैक्यूम बैग को भी गार्डन के अंदर मौजूद गड्ढे में डाल देता है। इसके थोड़ी देर बाद तक उस म्यूटेंट लड़के ने उस गड्ढे को वापस से भर दिया था, जिसके अगले पल ही एक बहुत ही अजीब चीज होती है, क्योंकि गड्ढे के बंद होते ही मिट्टी पर अपने आप नई हरी घास उगाई थी, जैसे कि वहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके बाद वो लड़का जेमा की गाड़ी के अंदर फ्यूल भरता है और उसे चलाते हुए सीधा उसी रियल एस्टेट वाली एजेंसी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ से इस पूरे भयानक खेल की शुरुआत हुई थी। अंदर पहुंचने पर उसे मार्टिन मिलता है, जो अब तक बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और अपनी चेयर पर बैठे बैठे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तब मार्टिन मरने से पहले अपने नेम टैग को उस लड़के को दे देता है और फिर बूढ़े मार्टिन के मरने के बाद वो लड़का बिना किसी डर के उसकी लाश को भी एक वैक्यूम बैग के अंदर डालता है, जिसके तुरंत बाद उसने उस बैग को एक बहुत ही बड़े से ड्रॉर के अंदर ठूस दिया था, जहाँ पर पहले से ही न जाने कितने सारे पुराने एजेंट्स की लाशें पड़ी हुई थी। कुल मिलाकर ये बिल्कुल किसी इन्फिनिटी लूप की तरह था, जो लूप कभी भी खत्म नहीं होता। और तभी अचानक एजेंसी के अंदर एक और नया कपल पहुंच जाता है, जो बिल्कुल टॉम और जेमा की तरह घर लेने के लिए आया था, लेकिन उन्हें भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों जरा सोच कर देखो कि अगर मौत का ये चक्रव्यूह किसी घर या फिर सोसाइटी तक सीमित ना होकर पूरी दुनिया को ही निकल जाए तो क्या होगा। सोचो आप एक दिन एक बर्थडे पार्टी में जाकर वहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, पर तभी अचानक शहर में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए और बाद में आपको पता चले कि आप रेडिएशन की वजह से कैसे म्यूटेंट बन गए हो, जिसको ना तो दर्द होता है और ना ही वो कभी मर सकता है। ये कहानी है कूपर हार्वर्ड नाम के एक बहुत ही बड़े एक्टर की, जो एक समय पर अपनी बेटी के साथ खुशी से वक्त बिता रहा था कि तभी अचानक उनके शहर में एक के बाद एक कई सारे न्यूक्लियर बम आकर गिरते हैं, जिससे उनके शहर के अलावा पूरी की पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। लेकिन कूपर उस रेडिएशन की चपेट में आकर एक बहुत ही खतरनाक घोल बन जाता है, जो 200 से भी ज्यादा सालों तक जिंदा था और अब उसे एक ऐसी दुनिया में जीना था जहाँ पर लोग भूखमरी के कारण किसी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और कूपर जैसा म्यूटेंट इस भयानक वेस्टलैंड में सर्वाइव कैसे करेगा, ये बात जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके तुरंत ही कूपर की पूरी कहानी जाने। और अगर आप लोग कूपर की कहानी को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके दूसरी कहानी भी देख सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।